अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद हारून आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा प्रोग्राम दी हेल्थ एंड वेलनेस टॉक शो के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ जो दिलचस्प एरियाज़ होते हैं उनको कवर करता है। अभी ईद जो है वो गुजरी है और ईद के लिटरल मीनिंग जो है वो खुशी के होते हैं। तो इंसान के साथ खुशी का और गम का चोली दामन का साथ है। इंसान जब रोज़गार की तलाश में समंदर पार जाता है तो ख़ास तौर पर जो है ना सिर्फ अपने रोज़गार को तलाश करता है, अपने आप को माशी तौर पर आसूदा करता है, बल्कि अपने साथ जो उसके दिन त्यौहार और जितने भी ख़ुसूसी दिन होते हैं उनको वो साथ ले जाता है। और वो जाकर वहाँ किस तरह से सेलिब्रेट करता है, वो ख़ास तौर पर जो अ, मुकामी लोग हैं, जो देश में मौजूद लोग हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में अक्सर ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि वहाँ पर अ, छोटी ईद कैसे गुज़ारी जाती है, वहाँ पर बड़ी ईद कैसे गुज़ारी जाती है। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो न्यूज़ीलैंड में काफ़ी वक़्त से मुकीम हैं। तो जब मैंने उनसे ज़िक्र किया इस ईद पर कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें शेयर किया जाए व्यूअर्स के साथ कि न्यूज़ीलैंड में आप किस तरह से ईद का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। और इसी वजह से आज वो सवेरे-सवेरे यानी इस वक़्त न्यूज़ीलैंड में इतवार के सुबह 7 बजे है। तो वो सुबह 7 बजे जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं लाइव शो में, ताकि वो सारे अपने जो प्रोग्राम ईद के हवाले से वहाँ पर एज़ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ मनाया जाता है, वो हमसे शेयर कर सकें। तो व्यूअर्स आपके साथ मिलकर हम खुशामदीद कहते हैं जनाब आतिफ रिजवी साहब को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, हाउ वी सेलिब्रेट द ईद एंड द अदर थिंग्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, मेरी तरफ से और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो पाकिस्तान से और यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये प्रोग्राम देखते हैं, तो सबकी तरफ से आपको ईद मुबारक और एक बार फिर खुश आमदीद कि जी आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे साथ ये हमारी जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू होती है इसका हिस्सा बने। जी प्रोग्राम के जो मौजू हैं उसकी तरफ आने से पहले मैं व्यूअर्स के मालूमात के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि आपका न्यूज़ीलैंड जो है वो कब जाना हुआ और क्या प्लान्स लेके गए और फिर किस तरह से आपने वहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी, उसको देखा। तो इसके बारे में एक आपका सफ़र जो है उससे बात शुरू करते हैं। जी जी, बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, मैं न्यूजीलैंड के अंदर मुझे आए हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया है। 2019 जून के अंदर मैं यहाँ आया था। इससे पहले मैं कतर में था। कतर में मैं 5 साल वहाँ मैंने गुजारे। उसके बाद फिर मैंने इमिग्रेशन यहाँ अप्लाई की, तो उसके लिए मैंने जो स्किल माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया। और ये कि फिर उनका जवाब आया तो उन्होंने कहा यस यू कैन अप्लाई। तो फिर मैंने एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। देन आई केम हियर इन 2019। अच्छा, आने से पहले मेरे भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे सबके होते हैं, कि मतलब वहाँ पे लाइफ किस तरह से है, और स्पेशली फॉर द मुस्लिम कि मतलब किस तरीके से वो अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं, और वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं या क्या नहीं हैं, क्योंकि मुझे फैमिली के साथ मूव करना था। तो सबसे पहले जो मैंने थ्रू इंटरनेट अपनी रिसर्च स्टार्ट की सबसे पहले, तो फिर मुझे कुछ ग्रुप्स मिले, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ग्रुप्स मिले। स्पेशली यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के नाम से। वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू वहाँ पे जब मैं गया, फिर मैंने वहाँ क्वेश्चन जो भी मेरे थे वो मैंने क्वेश्चन पूछे, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी लोग सब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत कोऑपरेट करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी।
तो सबने काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी गाइड किया मुझे, और फिर उसके बाद ये कि फिर मैं 2019 में यहाँ आ गया। उसके बाद फिर कोविड का सिलसिला रहा। कोविड के बाद फिर रेज़िडेंट वीज़ा मेरी फैमिली का हुआ, तो फिर मैं अपनी फैमिली को लेके यहाँ पर फैमिली को भी साथ लेकर आ गया, और यहाँ पे फिर परमानेंटली जो है वो सेटलमेंट कर ली। तो इस तरह का कुछ सिलसिला रहा। इसमें काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी रहे, लेकिन वो रिज़ॉल्व भी होते रहे बाय द टाइम। बहरहाल ओवरऑल न्यूज़ीलैंड का एक्सपीरियंस जो था, मेरी जो प्रेफ़रेंस थी, व्हाई पीपल, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि भाई न्यूज़ीलैंड ही क्यों, कोई और कंट्री क्यों नहीं? तो हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ होती हैं। मेरी प्रायोरिटीज़ में था कि एक तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत, उस पे काफ़ी एम्फसाइज़ किया जाता है यहाँ पर, तो उसको बैलेंस रखा जाता है यहाँ पर, और लोग इसको बहुत प्रमोट करते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा था। दूसरा, न्यूज़ीलैंड, नो डाउट न्यूज़ीलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो वो एक बहुत बिल्कुल। प्लस पॉइंट है, और फैमिली लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी, मैं मतलब रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी जगह है, और आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और विज़िट करना चाहिए। तो बस यही वजूहत बनी, तो कि फिर मैं यहाँ मूव किया मैंने। तो ये कुछ रीज़न्स थे अच्छा जिसकी आतिफ वजह साहब, से। जी, जी। आतिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने खास तौर पे एम्फसाइज किया है इस बात पे कि यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत रहता है, तो आई एम जी, श्योर कि वहाँ पर एक रूटीन में आपको जो है वो वीक डेज पे जो है वो कुछ पर्टिकुलर डेज होते होंगे जो कि आपके ऑफ होंगे, और जी, फिर उसी लेजर टाइम में आप किस तरह से फिर उसको स्पेंड करते हैं। यहाँ से जी, हम आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग डेज़ होते हैं और 2 डेज़ ऑफ होता है। तो सैटरडे संडे जो है वो यहाँ ऑफ है, 5 डेज़ वर्किंग है। 5 डेज़ वर्किंग के अंदर भी जो है वो आजकल वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, उसमें भी 2 डेज़ आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उन 5 डेज़ के अंदर भी, और 3 डेज़ जो है वो फिर आपको ऑफ़िस में जो है ना वहाँ होना है। तो इस तरीके से फिर मतलब ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और बाकी ये कि वीकेंड्स के ऊपर काफ़ी हेल्थी एक्टिविटीज़ यहाँ पर लोग करते भी हैं, और एक नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर हैं लोगों की। तो हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एम्फसाइज़ है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इस चीज़ को फ़ोकस करती है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो हेल्थी लाइफ़स्टाइल रखें। जिसमें लोग जो है वो मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, और ये मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे, ताकि इनका जो लाइफ़स्टाइल है वो हेल्थी रहे। और स्पेशली वर्क अब प्लेस अगर के ऊपर। जी, जी। जी जी। वर्क प्लेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि आप मतलब आपके हेल्थ के हिसाब से आप मतलब एक्टिवली जो है वो मतलब अपना काम भी कर सकें, और आपकी जो लाइफ़ है, जो फैमिली लाइफ़ है, वो भी जो है वो अच्छी रहे और बैलेंस रहे। बिल्कुल। अब हम जो है वो अपना जो खसूसी मौजू है जी, जी। ईद के हवाले से, तो ईद के हवाले से वहाँ पर क्या बहुत आसान है कि आप जो है वो अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको एक्सेस कर सकें? किस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें आसानी से, और फिर वीकेंड्स पर और जो दिन त्योहार है उसमें किस तरह से फिर कम्युनिकेट करते हैं, क्या पूरा मैकेनिज्म होता है, उसको अगर आप बता सकें। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, सिलसिला इस तरह से होता है कि यहाँ मुख्तलिफ हर एरिया के अंदर कोई ना कोई कम्युनिटी सेंटर ज़रूर है, और यहाँ पे चूँकि यहाँ बहुत डाइवर्स मतलब कम्युनिटीज़ हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, और अपना अफ़गानिस्तान और लेबनान, सऊदीया, मतलब हर कंट्री से तकरीबन जो है वो, मुस्लिम्स की मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो हर कंट्री से, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, हर जगह से यहाँ पे जो लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और फैमिलीज़ हैं। इंटरैक्ट करने का तरीका नॉर्मली यही होता है कि लोग नॉर्मली ग्रुप्स बना लेते हैं अपना व्हाट्सएप के ऊपर, या डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर उसके थ्रू जो भी नए लोग आते हैं उनको कोई ना कोई किसी लिंक के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, और उस सर्कल के अंदर, एंड देन फिर उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, क्योंकि वीकेंड पर ही सब लोग अवेलेबल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ईद का प्रोग्राम है, अब ईद अगर नॉर्मली अगर वर्किंग डे के अंदर आ रही है, तो वर्किंग डे में इस तरह से फिर लोग अरेंजमेंट करते हैं कि
मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग जो है वो नमाज का एहतमाम करते हैं कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर, और ताकि फिर लोग वहाँ से नमाज के बाद जो है वो फिर अपने काम के ऊपर जो है वो जा सकें। तो वो अर्ली मॉर्निंग लाइक 7 AM नॉर्मली नमाज का अरेंजमेंट होता है। और उसके बाद इसके अलावा मतलब वहाँ पे जो है वो ब्रेकफास्ट शेयर का भी एहतमाम किया जाता है, ताकि लोग थोड़ा देर सोशलाइज भी हो सकें। एंड देन अराउंड 9 AM पीपल कैन गो टू देयर वर्क। सो इस तरीके से नॉर्मली रखा जाता है। फिर ये तो उस दिन होता है कि अगर ईद का दिन जो है वो अगर वर्किंग डे में आ रहा है, एंड देन फिर वीकेंड के ऊपर जो है वो फिर एक्चुअल प्रोग्राम रखा जाता है। उसमें ये है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट होती है कम्युनिटीज़ के लिए। अभी मैं कल भी एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, तो वहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड के जो एमपीज और वगैरह वो लोग भी आए हुए थे वहाँ पर। तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का प्रोग्राम था एक, तो उसके अंदर ही मतलब सारे मुस्लिम्स वगैरह सब यार बेसिकली डेफिनेटली पाकिस्तानीज के लिए था वो। तो सब वहाँ गैदर हुए थे वहाँ पे, और उसमें मतलब काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। वहाँ प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट इस तरह से रखा जाता है कि मेन फोकस जो है वो बेसिकली किड्स के ऊपर होता है, किड्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर। क्योंकि जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेन चैलेंज जो है यहाँ रहने का वो एक ये है कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे काफ़ी फोकस्ड रखना होता है कि उनके लिए आप तमाम अरेंजमेंट और जो मौके हैं वो प्रोवाइड करें। क्योंकि अब जैसे मतलब वो एनवायरनमेंट जो कि पाकिस्तान के अंदर मिलता है वो ज़ाहिर है वो तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है तो उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं सब। तो वीकेंड्स को मतलब उसके ऊपर कोई प्रोग्राम रखा जाएगा जिसके अंदर बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, उनको मतलब कोई क्विज़ेज़ रखे जाते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट वीकेंड के ऊपर एक प्रोग्राम था जो कि मतलब बकरीद के हवाले से ही था। तो इसके अंदर हज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, क्विज़ेज़ थे, और इस पे फिर बच्चों को इनामात वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर वो परफ़ॉर्म भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ आर्ट वर्क होता है बच्चों का, बच्चे जिसमें मुख्तलिफ आर्ट बना के इस्लामिक आर्ट वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और फिर वो शेयर करते हैं। उसके ऊपर भी उसमें भी कॉम्पिटिशन रखा जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है उसमें अपनी एफर्ट पुट अप करें, और ये कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ होती है। इसके अलावा कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाइवर्स होते हैं, मतलब जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम कम्युनिटीज़ लाइक लाइक आई सेड कि लेबनान से, इराक से, ईरान से, इवन इंडिया से भी, और मलेशिया से, और मतलब सोमालिया एंड मैनी कंट्रीज़, मतलब जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो भी लोग यहाँ हैं, तो वो मिलके भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एक डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि वो सब अपने कल्चर को लेके आते हैं। तो उनका उनका क्या कल्चर है, वो किस तरीके से ईद मनाते हैं, और उनके क्या मतलब फूड वगैरह उनका क्या है, वो सब शेयर्ड होता है, यहाँ पर सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेटली एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस होता है जो मतलब आप पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप इस डाइवर्स कल्चर में जाते हैं तो ये चीज़ सब एक्सपीरियंस करने को आपको मिलती है। तो वो एक बहुत अच्छी फील होती है उसके अंदर, डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, और ये जानना कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को अपने कल्चर के अंदर। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग होता है। तो नॉर्मली इस तरीके से इसमें जब आप जी, इसमें जब आप खास तौर पर बात करते हैं बच्चों के हवाले से, तो जी। बच्चों को जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, तो आपका ख्याल है कि इसमें उनकी जो है जो पैसिव लर्निंग है वो भी इन्हांस करती है, और वो डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनको भी लर्न करना जो है वो उनके लर्न एक पैसिव लर्निंग का हिस्सा बन जाता बन जाता है, बिल्कुल। ज़ाहिर है फिर वो आपके किड्स जब बच्चे जाते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस उनके माइंड के अंदर आते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है और हम हमारा ऐसा क्यों है, तो फिर उनको डिफाइन करना है, आपको बताना है कि व्हाई इज़ लाइक दिस। तो वो है। उससे उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, और बच्चे जो हैं वो मतलब चूँकि स्कूल्स वगैरह में भी वो डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं फिर उनका जो माइंडसेट है फिर वो उस तरीके से होता है कि वो हर डिफरेंट कल्चर को जो है वो मतलब एक्सेप्टेंस उसके अंदर हर एक की वो रहती है पॉजिटिवली, कि हमें उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है।
लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव टू मेंटेन देयर ओन, कि आपका अपना जो आइडेंटिटी है वो भी प्रिजर्व रहे। अच्छा, आपकी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी ईद के मौका पर हो रही है। जी, जी। तो खास तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो जो है वो कम से कम हफ्ता पहले जो है वो जो जानवर खरीद कर लाया जाता है, घरों के जी, बाहर या घरों के अंदर उसको रखा जाता है। बहुत सी जगह पर तो जो है वो स्पेसिफिकली रोड के बाहर के एरिया को ऑक्यूपाई करके और वहाँ पर उसे अरेंज किया जी, जाता है और फिर घरों में ही कुर्बानी की जाती है। तो जी। खास तौर पे बताइए कि वहाँ पर जो है वो ईद कुर्बान पे किस तरह से अरेंजमेंट्स होती हैं और कौन-कौन सी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जी, खास होती हैं कि उसको ओबे जी। किया जाए? हाँ, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें ये है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे इस तरह से तो अलाउ नहीं है कि आप ओपनली कभी भी ये नहीं कर सकते, चूँकि मुख्तलिफ लॉज़ जो हैं उसके हिसाब से आपको मतलब उनको फ़ॉलो करना है आपने। तो यहाँ पे इस तरह से ओपनली कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं है। लेकिन उसका अरेंजमेंट किया जाता है, फिर उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट लोग करते हैं मुख्तलिफ फार्म हाउसेस के ऊपर। तो वहाँ पे फिर ग्रुप्स की सूरत के अंदर लोग मिल के फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फियांस के नाम से, वो लोग भी अरेंजमेंट करते हुँ, हैं। वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं कि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, तो उसका जो भी हदिया होता है वो उसमें वो बता देते हैं कि अगर किसी को लैम्प का करना है या काऊ का करना है, जो भी जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है, तो वो उसके ना पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। अच्छा, बुकिंग होने के बाद फिर सिलसिला ऐसा होता है कि यहाँ किसी किस्म का आप कुछ नहीं देखेंगे कि कब हुई कुर्बानी, कहाँ हुआ, आपको उस टाइम बता देंगे कि इस टाइम के ऊपर आप आएँ, इस जगह के ऊपर, तो वो आपको पूरा पैक वैक करके आपके हैंड ओवर कर देंगे, जो भी आपका सिलसिला था, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से वो चीज़ें आपको हुँ, हैंड ओवर कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ ओपनली मतलब इस तरह से अलाउ नहीं है कि आप ऐसे किसी मतलब एनिमल को स्लॉटर कर सकें। तो ये अरेंजमेंट लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर या ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं इसको। तो इस तरह से फिर ये काम मतलब ये कि ये कुर्बानी का सिलसिला जो है वो होता है। फिर ज़्यादातर जो फॉर एग्जांपल मैंने भी प्रेफर किया कि मैं पाकिस्तान में ही अपनी कुर्बानी को प्रेफर करता हूँ कि भाई वहाँ पे चूँकि सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम वहीं पर ही अपना पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और फिर हुँ, चूँकि फिर हमें अपने बच्चों को भी दिखाना होता है कि मतलब किस तरह से कुर्बानी होती है और ये क्या है, क्या नहीं है। तो कोशिश ये करते हैं कि फिर अपनी फैमिली में जो बैक इन पाकिस्तान में है कि वो लोग वीडियो के ऊपर जो है वो किस जिस हद तक मुमकिन हो वो उसको दिखा सकें कि भाई इस तरीके से कुर्बानी जो है वो की जा रही है, ताकि ताकि उनके माइंड में दोनों तरह की चीज़ें रहें। तो बिल्कुल, बस इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे चलता है कुर्बानी का। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ जो है वो अ आतिफ साहब चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात हम ख़ास तौर पे कर रहे हैं, जी, तो हमारे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट मैं शुरू में आपसे शेयर करना भूल गया कि इसमें हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जी, और जी, अपने कमेंट्स के ज़रिए से वो जी, शो का हिस्सा बनते हैं। तो सही। हमारे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया में होते हैं जी, और जी, उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर वो इस वक़्त वहाँ से प्रोग्राम देख रहे हैं ठीक, और उनको हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमार साहब। बहुत शुक्रिया अमार साहब इस वक़्त जो है वो लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का और कहते हैं कि ग्रेट शो डॉक्टर वाहिद हारून, बहुत शुक्रिया। और ये सब आपका फीडबैक ही है जिसकी वजह से हम इस तरह के प्रोग्राम गाहे बगाहे करते हैं। तो आप प्रोग्राम से मुंसलिक रहें और आप ज़रूर आतिफ साहब की जो गुफ्तगू है उससे महजूज भी हों और मुस्तफ़ीद भी हों। जी, तो आतिफ साहब हम बात कर रहे थे कि जी, ख़ास तौर पर जो कुर्बानी के लिए जो पूरी अरेंजमेंट्स होती हैं उसके हवाले जी, से ख़ास जी। तौर पर जो ईद का पूरा दिन है अ, जैसे आपने बताया कि वो वर्किंग डे में हो तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या फिर उसकी सेलिब्रेशन जो है वो वीकेंड तक पोस्टपोन की जाती है कि जब वीकेंड आएगा तो फिर उसमें किया जाए, किस तरह से फिर उसको अरेंज किया जाता है? जी, जी, बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फिर वीकेंड के ऊपर जो है वो तमाम जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो वीकेंड के ऊपर ही फिर अरेंज किए जाते हैं। ईद डे के ऊपर मैक्सिमम लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम ये होता है कि नमाज के बाद फिर लोग बस ब्रेकफास्ट शेयर का एक मतलब थोड़ा टाइम रख लेते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए सोशलाइज लोग हो सकें एक दूसरे के साथ, और फिर उसके बाद फिर अपने वर्क प्लेस पे चले जाते हैं। लेकिन वीकेंड के ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है वो फिर प्रोग्राम को अरेंज किया जाता है, और उसमें ये तमाम जैसे मैंने कहा कि काफ़ी एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं जो कि मतलब बच्चों के हवाले से हैं, बड़ों के हवाले से भी होती हैं। उसके अंदर सब चीज़ें मतलब मुख्तलिफ लोग लेक्चर्स वगैरह भी जो हैं वो मुख्तलिफ वो आते हैं, और सम टाइम जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से भी लोगों को बुलाया जाता है और वो भी अपनी राय देते हैं मुस्लिम्स के बारे में, या जो लोग यहाँ पर हैं काफ़ी पहले से या लोकल्स हैं, सम टाइम वो लोग भी आते हैं। कुछ सम टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इनवाइट किया जाता है। लाइक आई सेड इन द कल जो था वो एक मतलब उन्होंने एमपीज को भी बुलाया था। तो इस तरीके से मतलब क्रॉस कल्चरल चीज़ें भी होती हैं, और जो हमारा अपना कल्चर है, जो अपना हमारा ईद का सिलसिला है, उसको भी पूरे तरीके से जो है वो फिर वीकेंड के ऊपर जो है वो उसका अरेंजमेंट रखा जाता है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं और मेंशन करूँ कि मतलब अ, अगर हम ईद की बात करें, जो कि नॉर्मल हमें रमज़ान के बिल्कुल। बाद ईद होती है, तो उसमें भी ये कि बाकायदा चाँद रात का भी एहतमाम किया जाता है ईद से 1 दिन पहले। तो उसके अंदर भी है कि मेहंदी वगैरह का, और जो ख़वातीन से रिलेटेड जो मतलब चीज़ें हैं, और बच्चों से रिलेटेड, तो वो तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बेहतरीन रहता है, और मतलब काफ़ी लोग एन्जॉय करते हैं उसे भी। और फिर देन ईद का दिन जो है वो तो फिर होता ही है कि ईद के लिए जो अब वीकेंड पे जो भी अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर फिर प्रॉपर तरीके से लोग अपना मतलब डिशेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से रहता है सिलसिला ईद के मौके के ऊपर। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि आतिफ साहब से जो है वो बड़ी ईद पे तो हमारी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो है वो अ, हमारी जो मीठी ईद थी उस पे भी हमने एक न्यूजीलैंड में जो कम्युनिटी के लेवल पर जो काम होता है, तो वो भी मुझे ये अ, शर्फ मिला कि मैं जो है वो उसमें भी थोड़ा देख सकूं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि मीठी ईद पर जो वो आपका एक ख़ास कम्युनिटी का प्रोग्राम है, वो जी, उसके क्या मोटिव्स हैं और वो कितने सालों से चल रहा है, और वो कौन-सा कम्युनिटी सेंटर है जो वो रन करता है न्यूज़ीलैंड में? जी। एक्चुअली यहाँ पर एक सेंटर्स वैसे यहाँ पर काफ़ी हैं, मतलब लेकिन जिसमें मतलब आप भी आए थे लास्ट उसमें जिसमें इनवाइट किया था, वो अल-मुर्तज़ा सेंटर के नाम से एक सेंटर है। वहाँ पे जो है वो वहाँ पे सिर्फ़ यही प्रोग्राम नहीं होता, हर वीकेंड के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो कोशिश की जाती है कि अरेंज किया जाए और उसको रखा जाए। तो अ, वो जो लास्ट ईद पे जो था प्रोग्राम, वो स्पेसिफ़िकली कोशिश की गई थी कि थोड़ा उसमें हेल्थ से रिलेटेड और जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो है उस प्रोग्राम को रखा गया था। तो ज़ाहिर है आपने भी उसमें बहुत ज़बरदस्त जो आपका लेक्चर था वो बहुत अच्छा फीडबैक आया था उसका, और काफ़ी लोगों ने इंटरेक्टिव रहा था बहुत वो, और काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा मतलब इस्तेफ़ादा उठाया उससे, और बहुत मतलब मुझे काफ़ी पॉज़िटिव जो फीडबैक मिला लोगों के साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसी तरह की ये मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और मतलब और भी जो कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मतलब कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर वीकेंड पे नॉर्मली मेरा बिज़ी होता है कि कहीं न कहीं जाना ही होता है, ताकि मतलब तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन समझ लें कि है कि वीकेंड के ऊपर हर वीकेंड के ऊपर जो फैमिलीज़ हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं वो लाज़मी कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा रखती हैं कि ताकि लोग सब एक-दूसरे से मिलते रहें। अच्छा, इस प्रोग्राम का जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसका जी, जो खास तौर पर जो फॉर्मेट हमने इसी तरह से रखा है कि लास्ट जी, टाइम मैंने यूके में मुकीम एक रजिस्टर्ड नर्स से बात की थी, और उसमें यही था कि वो किस तरह से वो पाकिस्तान से वहाँ गए, वहाँ क्या किस तरह से उनकी एडजस्टमेंट हुई, कौन-कौन से उन्होंने जो पाथ हैं स्टडीज़ के एग्ज़ाम निकालने की, और ये सब मामलात किए गए। तो जी, इस प्रोग्राम का एक जो फॉर्मेट हमने इस तरह से भी रखा है कि कुछ एक पोर्शन लास्ट में हम ये भी रखते हैं कि जिसमें जो आपका एक्सपीरियंस रहा है एज एन
ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो आप अपना शेयर करें। और बाकी ये बात है कि जो आपकी इस तरह से इस पूरे सफ़र में लर्निंग रही, वो किस तरह से आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हमने ठीक ये अपना फोरम ओपन रखा है। लोग कमेंट्स के ज़रिए से भी आपसे राब्ता कर सकते हैं, और ठीक है। बाज़ औक़ात मुझे ईमेल भी किया जाता है। तो अगर हम कतर से शुरू करें, तो कतर हुँ, से अब तक जो है आपने कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो ऐसी रही कि जो आपने खुद भी उनको लर्न किया, और वो किस तरह से आप दूसरों के लिए जो है वो उसको गाइड कर सकते ठीक है। अच्छा ऐसा है कि कतर में मेरी वहाँ जॉब चल रही थी, सब कुछ सिलसिला था, फिर जब इमिग्रेशन अप्लाई की, फिर जब मैं यहाँ आया तो एक्चुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। और यहाँ हैं? जी, पे जिस तरीके से मतलब काम किया जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो आपको लर्न करना पड़ता है। स्पेशली शुरू में बिल्कुल। जब आप जॉब का जर्नी स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर, तो जो आपका सीवी का स्टाइल है और जो इंटरव्यू का सिलसिला है, वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। यानी कि जो हम हुँ, मतलब मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है या जिस तरीके से अपना सीवी वगैरह आप बनाते हैं या पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से यहाँ काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग फ़ोकस करते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो आपका जो बिहेवियरल इंटरव्यू है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और वो उनकी राइट। प्रायोरिटी ये होती है कि ये आप ईज़िली उनके एनवायरनमेंट में डेवलप हो सकते हैं या नहीं, तो वो इस चीज़ को बहुत जी, इम्पोर्टेंस जी। देते हैं। तो बजाय इसके कि हुँ, वो आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करें, वो उसको काउंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका एम्फसाइज़ इस चीज़ पर रहता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंट वो मुख्तलिफ इंटरव्यू के अंदर भी जो है वो डिफरेंट टाइप की सिनेरियोज़ आपको दिए जाते हैं, जिससे वो ये चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर। तो वो ओके। ये थोड़ा-सा इसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। अच्छा उसके अंदर ये है कि यहाँ पर काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट्स हैं, जो न्यू माइग्रेंट्स हैं सॉरी। तो उसमें ये है कि कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, जिसमें जी, कीवी जी। कैरियर्स के नाम से एक प्रोग्राम है। उनकी हुँ, बाकायदा वेबसाइट है, उसपे काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, और इसके अलावा कीवी कैरियर सक्सेस के नाम से भी एक प्रोग्राम था। अभी बिल्कुल। मैं उसमें कहना वो मुझे मेक श्योर नहीं है कि वो अभी स्टिल कंटिन्यू है या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने उससे बिल्कुल, वो इस्तिफ़ादा हासिल किया था। उसमें बाकायदा आप प्रॉपर तरीके से वो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, आपके जॉब की, इंटरव्यू की, हर तरीके से, और एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो। तो वही बहुत हेल्थी और बहुत ही अच्छा, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बेहतरीन मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर उसको जो है वो देखें। तो अच्छा, अच्छा अभी बीच में अनवर अम्मार साहब का एक क्वेश्चन आया है, मेरे ख़्याल से हम उस क्वेश्चन को जी, जी, बिल्कुल, मैं उसमें ऐड करता हूँ, तो डायरेक्ट जी, आप ही से है। जी, और जी। ये अ, अच्छा, अच्छा ये पूछ रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर का कि वहाँ क्या सिचुएशन है न्यूज़ीलैंड के अंदर। अच्छा ऐसा है कि ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करें तो यहाँ न्यूज़ीलैंड में इतनी बड़ी इसकी मार्केट तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। तो वहाँ आप इसको मतलब वहाँ पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा चूँकि न्यूज़ीलैंड एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, तो मार्केट भी जो है वो इतनी बड़ी नहीं है जॉब के हवाले से। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको शायद अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी तो ज़रूर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि आप कहें कि मतलब, क्योंकि मार्केट का साइज़ ही जो है वो मतलब ये कि इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल, बहरहाल लेकिन कोशिश की जा सकती है उसके अंदर भी कि आप मतलब उसको देखें। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहेंगे तो मैं अपने सर्कल्स में देखता हूँ कि कोई जो भी बंदा इस फ़ील्ड के अंदर है, तो मैं डेफ़िनेटली जी, आपको जी, उनसे ज़रूर कनेक्ट करवाऊँगा, ताकि वो आपको एक्चुअली रियल ग्राउंड सिचुएशंस बता सकेंगे। जितनी मेरी नॉलेज है, बिल्कुल, वो उसके हिसाब से जो है वो मतलब ये सिचुएशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर की। या बिल्कुल। ऑल्दो कि मैं खुद भी बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने एनईडी से ही हुँ, सिविल इंजीनियरिंग की, फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। देन फिर मेरा मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस था, देन आई केम हियर। तो यहाँ पे अब बेसिकली मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और स्पेसिफिकली प्लानिंग के अंदर जो है वो मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो इस तरह का सिलसिला है यहाँ पर। अगर जॉब के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ, यहाँ पे टेक्निकल आपकी स्किल से ज़्यादा जो है वो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत फोकस किया जाता है। जितनी भी जॉब्स वगैरह आप देखेंगे कि तो उसमें मैनेजमेंट की आपकी स्किल्स उसके साथ अगर हैं तो वो आपको मतलब ये कि उसमें आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ है कि आपको मैनेजमेंट जो है प्रॉपर तरीके से आप करना जानते हो। सिर्फ़ टेक्निकल स्किल्स नहीं, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो फिर डेफ़िनेटली यू विल बी वेरी इफ़ेक्टिव इन द जॉब मार्केट। अच्छा, एक और चीज़ है ज़रूरी, जो कि जी, जी। थोड़ा सा जो इमोशंस और फीलिंग्स और सेंसिटिविटी से मुतालिक है कि जी, आपने काफ़ी वक्त मुल्क से बाहर गुजारा, कतर जी, में जी, भी रहे, फिर उसके बाद जी, अब न्यूजीलैंड में हैं। तो जी, इसमें जो कहा जाता है कि जो कुछ देसी आदमी को देश की याद सताती है, तो बिल्कुल। आप ये जो होम सिकनेस का जो सेक्टर है, वो उसको किस तरह से कोप करते हैं? कैसे आपका कोपिंग मैकेनिज्म है क्या जब है? आप बहुत से इवेंट होते हैं, जैसे कि कोई जी। दिन त्योहार हो या फिर कोई ऐसा नेशनल डे हो, कुछ ऐसे, तो उसको किस तरह से कोप करते हैं आप? कोप किस तरह करते हैं? पहले तो मैं कहूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है डेफ़िनेटली ये एक बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलते हैं या मतलब दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं भी निकला था तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। तो हम्म, मतलब लेकिन आपको चूँकि अपना एक गोल सेट करना होता है, कोई चीज़ आपने टारगेट की होती है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो फिर आप अपने उस गोल के लिए बहुत सी सैक्रिफाइसेस भी करते हैं। लेकिन किस तरीके से कोप करते हैं जो आपका मेन है कि किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाएँ या अगर आप अपना इस तरह से गोल सेट करते हैं कोई और आप आते हैं और अपने घर से दूर होते हैं, तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जो आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, उनसे ज़रूर आप मतलब कनेक्ट करें सबसे पहले और उन प्रोग्राम्स के अंदर ज़रूर आप कंटिन्यू जाते रहें ताकि आपका जो इमोशंस हैं वो आपके किसी हद तक वो आपके कंट्रोल में ही रहें। तो बिल्कुल, फिर मुझे कि आप मतलब क्योंकि वो आपको थोड़ा फ़ील रहे उसका ताकि आप वहाँ पे एडजस्ट एग्जैक्टली, हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप बिल्कुल आइसोलेट रहेंगे तो दैट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज़ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे जो आए और मतलब वो नहीं इसको बेयर कर सके और फिर वो उनको वापस जाना पड़ा। तो मतलब इट बिल्कुल, डिपेंड्स। लेकिन इसकी जो मुझे समझ में आती है चूँकि मैंने 2 कंट्रीज़ चेंज किए हैं, तो दोनों पहला वाला वाज़ वेरी डिफिकल्ट लेकिन फिर सेकंड वन मेरे लिए ईज़ी था क्योंकि मेरा माइंड प्रिपेयर्ड था बहुत सारी चीज़ों के लिए और मैं रेडी था और एक्सपीरियंस भी था। तो ऑल्दो बिल्कुल। कि न्यूज़ीलैंड इज़ रियली फार तो लेकिन हुँ, मैं फिर भी ये स्टेप मैंने लिया कि नहीं, मैं जो भी होगा वो चैलेंज में उसको मैंने प्रिपरेशन किया प्रॉपर तरीके से बिल्कुल, और फिर मैंने उसको मैनेज किया। तो इसमें की मैंने कहा लाइक आई सेड कि यही है कि आप कम्युनिटी के अंदर ज़रूर आपने एंगेज होना है। बिल्कुल, कम्युनिटी में आप एंगेज होंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे तो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स भी वहीं से आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्योंकि वहाँ आप ही तरह के लोग हैं सारे और वो इस तमाम प्रोसेस से गुज़रे हैं। तो वही आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, वही आपको प्रॉपर बताएँगे भी कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। और जब आप एंगेज रहेंगे वहाँ पर बिज़ी रहेंगे उसके अंदर तो फिर आप ईज़िली इस चीज़ से जो है वो मतलब इसको मैनेज कर लेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। इसी के साथ-साथ जो है जी, जी। अगर आप इससे एग्री करेंगे कि ये जो सोशलाइज़ करने से जो है बहुत सी चीज़ें हम लर्न भी करते हैं जी, जी। और जी, बहुत से जो हमारे फ़ियर एंड डाउट्स हैं वो भी कुछ क्लियर स्कैटर्ड हो जाते हैं और सॉल्व हो जाते हैं, फ़िल्टर हुँ, आउट हो जाती हैं चीज़ें। जी, और मेरा ख़्याल है कि ये जो आपका कम्युनिटी वर्क है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा था, तो मैंने जी, देखा कि बहुत ही अ, एक ऑर्गेनाइज़ेशनल तरीके से जो है उसमें पूरी फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी। तो जी, फैमिलीज़ जब इन्वॉल्व होती हैं तो आपके लिए चीज़ें जी, बहुत आसान रहती हैं। हाँ, जी, अ, आपका आतिफ़ रिज़वी साहब, आखिर में बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और ख़ास तौर पर अपने ख़्यालात से जी, मुझे और व्यूअर्स को जो आगाह किया कि आप किस तरह से वहाँ का जो आपका क़याम है उसको लेते हैं और किस तरह से उसमें जी, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ जो है वो कम्युनिटी में काम करते हैं। जी, इस प्रोग्राम का आखिर में एक फॉर्मेट है
कि जिसमें जी, जो है मैं चाहूँगा कि एज़ ए गेस्ट ऑफ ऑनर आप जो है वो व्यूअर्स को कुछ पैगाम देना चाहें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो अब जो है परमानेंटली मेरे जो पेज है उस पे रहेगा और ये गाहे-बगाहे लोग देखते रहेंगे। इस वक़्त पाकिस्तान में जी, अगला दिन दिन शुरू हो चुका है। जी, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं, तो बहुत जी, से लोग तो इस वक़्त अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि वो बाद में देखेंगे। तो सबके लिए अगर आप कोई टेक होम मैसेज आपकी तरफ से। जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि मतलब जो मैं समझता हूँ कि मतलब मैं अपने आप को भी इस चीज़ के ऊपर मतलब वो रखता हूँ कि अपना माइंड पॉजिटिव माइंडसेट आप अपना ज़रूर रखें। चाहे व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस यू हैव, बट यू हैव टू कीप ऑलवेज़ बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज़ लुक अहेड। तो आप हमेशा जो है वो फॉरवर्ड देखें, सामने देखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव करें। जो भी ऑब्जेक्टिव आप अपनी लाइफ में सेट करते हैं, उसको आप सेट करें और पॉजिटिवली उसके अंदर जो है वो आगे बढ़ें। हर्डल्स पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपने उन सबको मतलब एक ये क्रॉस करना है और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। आई थिंक दिस इज द मैसेज आई हैव फॉर टुडे। या एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन हु अटेंडेड and thank you especially for Dr. Saab for inviting me. एंड थैंक यू अगेन Yeah, आतिफ साहब। yeah, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो हमारे जी, लिए जो है वो हमें हमारी ग्रोथ करता है, और इसके लिए हमें जो है परसिस्टेंट भी रहना पड़ता है कि जी, परसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंट रहें, ताकि जी, जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके। इसी दुआ के साथ कि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ जी, भी वो हसूल रिस्क के लिए या अच्छी इन्वायरमेंट के लिए जाते हैं और अपने बच्चों के लिए ख्वाब लेके जाते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जो हमें एक टूल दिया है वो इमेजिनेशन का, और जी, इमेजिनेशन से ही फिर ख्वाब बनते हैं, और ख्वाब की तकमील के लिए इंसान जो है वो फिर सफ़र करता है, और उस सफ़र के लिए पूरी जहाँ जो है वो अल्लाह ताला ने दिए। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो तो इंसान ने ड्रॉ की हैं, जिसमें हम उसको मुख्तलिफ मुल्कों के नाम देते हैं। तो सही, पूरे जहाँ जहाँ पर आपके पास जो सहूलतें हैं और जहाँ से आप अपना रोज़गार और अपनी फैमिली को हुँ, पूरा जो है वो जी, नमूना हासिल करवा सकते हैं, तो वहाँ जी, जाइए। अ, आखिर में आतिफ साहब, व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, कमेंट्स की सूरत में या मुझे ईमेल की सूरत में, या जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे पेज पर उसमें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी क्वेरीज़ हों आतिफ साहब से रिलेटेड, आतिफ रिजवी साहब ज़रूर उसको जी, जो एड्रेस करेंगे। आप हुँ, सबका बहुत शुक्रिया, और शब ब खैर, और आखिर में अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।